हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। जो पेपर फर्स्ट है आपका, जिसका नाम भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस। ओके, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने अभी कल ही डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन पेपर हमारा ये वाला था 2021 का। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हमने समझा, जाना, देखा, पहचाना और ये समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस बार भी क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है। तो ये पूरा डिस्कस कर लिया था हमने। इसकी पीडीएफ भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा दी गई है। आज ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर था डियर फ्रेंड 2021 का था। आज हम बात करेंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर की। 2021-22 का जो क्वेश्चन पेपर है, पेपर फर्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। ये जो है कि हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमसे इस बार भी पूछे जाने वाले हैं। जो एग्ज़ाम आपका जून लास्ट वीक में होने को है, उसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, किस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस की भाषा कैसी रहेगी, उसी तरीके से हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर के रामबाण सिद्ध होते हैं, क्योंकि उससे स्टूडेंट्स को एक आइडिया लग जाता है कि हम कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहेगा, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, क्वेश्चंस किस तरीके से तैयार करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जो है कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर इंग्लिश भी क्वेश्चन शो कर दीजिए। ठीक है, आज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों दिखाई पड़ेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के किस पद पर भेजा गया था। तो लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के सदस्य के पद पर भेजा गया था। वो एक सदस्य के रूप में इस पद पर जो है कि आया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट हो जाएगा, मेंबर। अगला क्वेश्चन कहता है वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो था आपका वह 1937 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो राइट हो जाएगा। व्हेन वाज द वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड एबट रिपोर्ट 1936-37 कितने भागों में प्रस्तुत की गई है। तो यह आपकी 2 भागों में प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में अपना विधेयक कब प्रस्तुत किया। तो गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में अपना विधेयक जो है वह 1911 में प्रस्तुत किया। डेट ध्यान रखिएगा, 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट वन इज श्री अरविंद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है। श्री अरविंद द्वारा स्थापित जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र है, क्या इंटरनेशनल एजुकेशन, क्या सेंटर फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, ये कहाँ स्टैब्लिश है। ये आपका पौंडीचेरी में स्टैब्लिश है, पौंडीचेरी में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जाए, इसका सुझाव नई शिक्षा नीति 1986 के द्वारा दिया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सन 1882 के हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी। प्राविधिक कॉलेज खोलने की, व्यावसायिक कॉलेज खोलने की या इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की, माध्यमिक विद्यालय की अंतिम कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की। यह हंटर आयोग जो हमारा सन 1882 का हंटर आयोग है, हंटर कमीशन है, ये उसकी सिफारिश क्या थी कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनकी अंतिम कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। क्या किया जाए, टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन इन द लास्ट क्लासेस ऑफ सेकेंडरी स्कूल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज वर्धा शिक्षा योजना के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत विवादास्पद रहा। तो स्वावलंबन का जो सिद्धांत है यह विवादास्पद रहा, कंट्रोवर्शियल रहा, जिसको इंडिपेंडेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज यह किसके विचार हैं। विचार क्या हैं, यूरोपीय साहित्य की पुस्तकों की एक अलमारी भारत के समस्त साहित्य के बराबर है। इसमें मैकाले ने हमारे भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाया है, भारतीय साहित्य का उपहास किया है। ये जो लाइन है, जो स्टेटमेंट है, वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था।
जो मदरसे हुआ करते थे वो आजकल के महाविद्यालय की भांति होती थे। जिस प्रकार से आजकल के डिग्री कॉलेज हैं, ये मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा जो थी हमारी, उसमें मदरसे विश्वविद्यालय की भांति हुआ करते थे। ठीक है, तो इनमें शिक्षा का माध्यम वैसे तो अरबी और फारसी दोनों ही भाषाएं थी, अरबी और फारसी दोनों ही भाषाएं थी, लेकिन जो फारसी थी यह राजभाषा थी और इसी के बेस पे बच्चों को सरकारी नौकरी मिलती थी, तो फारसी भाषा को यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। संस्कृत का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं था और अकबर ने हिंदी को और औरंगजेब जो था उसने उर्दू को प्रोत्साहन दिया। फिर भी अरबी और फारसी भाषा का जो महत्व है वो माध्यम के रूप में बना रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस फारसी भाषा को मिला, पर्शियन लैंग्वेज। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध कैसा था। जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी, वैदिक पीरियड था, जिसको कुछ विद्वान ब्राह्मणीय शिक्षा भी कहते हैं या हिंदू शिक्षा भी कहते हैं, इसमें गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध हुआ करता था वो लाइक फादर एंड सन हुआ करता था, पिता पुत्र जैसा होता था। कैसा? पिता पुत्र जैसा होता था। निम्न में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का गुण नहीं है? क्या गुण नहीं है? जहां नहीं लगा हो उस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से आंसर करेंगे। विद्यार्थियों द्वारा समूह में रहकर शिक्षा प्राप्त करना, ये तो गुण है, हमसे नहीं पूछ रहा है। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। मठों पर केंद्रीय बौद्ध संघ का नियंत्रण था। अपराधी विद्यार्थियों द्वारा दंड के लिए निवेदन करना, यह बौद्धकालीन शिक्षा का गुण नहीं था। ऑप्शन जो डी है आपका वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है आपका वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। डेट याद रखिएगा। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड उसके बाद आपको कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ मिल जाती है। उसके लिए आप हमें इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नोट्स में आपको बेनिफिट क्या रहेगा, क्यों लेना चाहिए? नोट्स में आपको सब्जेक्टिव कंटेंट फुल चारों पेपर का मिल जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव कंटेंट फुल चारों पेपर का मिल जाता है, आपको 1 लीनियर मिल जाते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चंस को पढ़िए, आंसर आपका क्लियर हो जाता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जितने भी पेपर आपके मैच करते हैं प्रीवियस ईयर से, वो प्रीवियस ईयर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एनफ कंटेंट रहेगा। हमारे नोट्स लेने के बाद आपको कहीं भी पैसा खराब करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो आपको इजी नोट्स लेने हैं, ना तो आपको मॉडल पेपर लेने हैं, ना तो आपको कोई किताब पढ़नी है। ओनली सिर्फ हमारे नोट्स पढ़ करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे नोट्स पढ़ करके स्टूडेंट्स 90% मार्क्स लेकर के आए हैं, 85, 86 बहुत अच्छा स्कोर किया है। आप भी कर सकते हैं। लास्ट चांस आपके पास है 4th सेमेस्टर का। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। मुक्त विश्वविद्यालयों की विलक्षण विशेषता क्या होती है? विलक्षण का मतलब कुछ यूनिक जो फीचर होते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी हैव यूनिक फीचर्स। मुक्त विश्वविद्यालय के यूनिक फीचर्स क्या होते हैं? उनमें प्रवेश और परीक्षा नियम जो होते हैं, प्रवेश के परीक्षा के जो नियम होते हैं उनमें कुछ उदारता होती है। ये इसकी यूनिक फीचर होता है। बाकी ऐसा नहीं कि इसमें 4 दीवारी नहीं होती है, भौतिक परिसर नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है इसमें आपका वो राइट हो जाता है। टू बी lenient इन एडमिशन एंड एग्जामिनेशन रूल। जनपद स्तर पर यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राथमिक और बुनियादी विद्यालयों के सेवारत शिक्षकों की शिक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो ये आपकी डैट को सौंपी गई है। DIET किसको? डैट को सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है ना। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता हो गई एंड कई तरीके की आपकी स्वतंत्रता होती है। इनमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता का शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यावसायिक पर प्रत्यक्ष रूप से संबंध है? तो इसमें आपके विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, यह शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े व्यावसायिकों पर इसका प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा? फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है बस्ते के बोझ को कम करना। इस समस्या के समाधान के लिए किस समिति का गठन किया गया ताकि बच्चे के ऊपर जो बस्ते का बोझ होता है उसको कम किया जाए? तो ऐसा जो गठन किया गया वो हमारी यशपाल समिति थी।
किस समिति का गठन किया गया? यशपाल समिति का गठन किया गया। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाला आपका कोठारी आयोग था, कोठारी कमीशन था। जो कोठारी आयोग है इसका गठन कब हुआ? कोठारी आयोग का गठन आपका 1964 में हुआ था। कोठारी आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1966 में की थी। गठन याद रखिएगा 1964, रिपोर्ट प्रस्तुत 1966 में हुई थी। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र आपके मदरसे हुआ करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया आजकल जिस तरीके से आपके डिग्री कॉलेज होते हैं, मध्यकाल में उसी तरीके से आपके मदरसे हुआ करते थे। और जो मकतब हुआ करते थे ये आपके प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। किसके? प्राथमिक शिक्षा के केंद्र। मकतब में जब बच्चा प्रवेश लेता था, प्राथमिक शिक्षा में जब प्रवेश लेता था, जब वो 4 माह 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब उसको मकतब में प्रवेश मिलता था। और प्रवेश के समय एक संस्कार होता था जिसको बिस्मिल्लाह कहते हैं, तो उसमें बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा कराई जाती थी। बाकी याद रखिएगा उच्च शिक्षा के केंद्र मदरसे, प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मकतब हुआ करते थे आपके कहाँ? मुस्लिम काल में, मध्यकाल में। भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकृष्ट किया? अपव्यय और अवरोधन, शिक्षा स्तर पर होने वाला जो अपव्यय है, जो अवरोधन है, उसकी ओर सबसे पहले ध्यान करने वाली आपकी हर्टॉग कमेटी है। कौन है? हर्टॉग कमेटी है। क्वेश्चन नंबर 21 इज राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना आपकी 13 जून 2005 में हुई है। मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था? मुदालियर कमीशन जो है इसका, जो मुदालियर आयोग है इसका कार्यक्षेत्र आपकी माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन इसका कार्यक्षेत्र था। 23 नंबर क्वेश्चन इज संविधान के किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया? संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। नेक्स्ट वन इज ब्रिटिश कालीन किस घोषणा पत्र से क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की गई? वुड के घोषणा पत्र से। ब्रिटिश कालीन जो वुड का घोषणा पत्र था उससे क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की गई, वुड डिस्पैच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 इज वैदिक काल में क्षत्रिय बालकों को गुरुकुल में प्रवेश के लिए जो आयु निर्धारित की गई थी वह 8 साल थी। बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम कौन सी? बेसिक शिक्षा कहिए, वर्धा शिक्षा योजना कहिए, या गांधी जी की नई तालीम कहिए, बुनियादी शिक्षा कहिए, इसके कई नाम हैं। तो इसमें शिक्षा का माध्यम मातृभाषा थी, मदर टंग थी, बच्चे की जो मातृभाषा है उसमें सिखाइए। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर? मैंने अभी बताया मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जब बच्चा प्रवेश लेता था उसमें मकतब में, प्राथमिक शिक्षा में, तब उसकी जो बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा होती थी ये तब होती थी जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था। ठीक है, तभी उसका एडमिशन होता था। सर्व शिक्षा अभियान के घटक क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के जो कंपोनेंट हैं उसमें आपका शिक्षा गारंटी योजना आता है, आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आता है, आपकी मिड डे मील प्रोग्राम भी इसमें आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29 इज भारत में प्रौढ़ शिक्षा हेतु निर्धारित आयु वर्ग क्या है? भारत में प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आयु वर्ग निर्धारित की गई है आयु, वो 15 से 35 वर्ष है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका प्रारंभ आपका मार्च 2009 में किया गया। NAAC का मुख्यालय कहाँ है? NAAC की फुल फॉर्म क्या होती है डिफरेंट? NAAC की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, क्या? एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, इसका नाम हिंदी में आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यय परिषद होता है। इसका मुख्यालय आपका बेंगलोर में है। डी स्कूल ठीक है, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इवॉन इलिच। कौन है? इवॉन इलिच। डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक इवॉन इलिच हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना आपकी
1956 में हुई थी, नवंबर 1956 में हुई थी, रिमेंबर इट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 इज, इसमें आंसर सारे टिक इसलिए हैं क्योंकि जो बच्चे जिनका पिछली बार ये पेपर हुआ था तो उनको आंसर सीट हमने टिक करके भेजा था ताकि अपना आंसर मैच कर लें। बाकी जिसका भी है जिसका भी क्वेश्चन पेपर हमारे पास है ऑलमोस्ट आंसर इसके सही हैं। शिक्षा में अधोगामी निष्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? अधोगामी निष्पंदन सिद्धांत का डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी आपको लिख करके मिल सकता है। इसका जो प्रतिपादक हैं वो लॉर्ड मैकाले हैं। ये कहते थे ये जो हमारा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है इसका मतलब ये होता है, ये कहा गया कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर दो, निम्न वर्ग के लोग उनका अनुसरण करके खुद ब खुद शिक्षित हो जाएंगे, उनको शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, निस्यंदन का मतलब यही होता है किसी भी चीज का छन छन करके नीचे आना। अगला क्वेश्चन है, पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपको पराविद्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें डियर फ्रेंड। वैदिक काल में जीवन को दो प्रकार की विद्या, किसकी बात हो रही है? वैदिक काल की बात हो रही है। किसकी? ये जो आपका पराविद्या और अपराविद्या की बात हुई है ये आपकी वैदिक काल में हुई है। ठीक है, तो वैदिक काल में जीवन को दो प्रकार की विद्या यानी कि परा एवं अपरा, कौन कौन? परा और अपरा। ठीक है, इसमें बांट दिया गया था। यहां पे परा का अर्थ होता है ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बोध कराना, इसका ज्ञान कराना, यानी कि आध्यात्मिक विकास करना, बालक को स्पिरिचुअल, उसके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना, उसको ईश्वर से कनेक्ट करना। वहीं पर जो अपरा है, अपरा का अर्थ होता है समाज विद्या, यानी कि समाज का ज्ञान, समाज की विद्या, यानी कि उसके लौकिक स्वरूप से इसका अर्थ होता है। ठीक है, और लेकिन जो वैदिक काल है इसमें अधिक बल पराविद्या पर ही दिया गया था। तो पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना था। परा और अपरा की बात वैदिक काल में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन जो शिक्षण पद्धति थी वो मौखिक ही थी, ओरल ही थी। बौद्धकालीन शिक्षा की क्या विशेषता है? बौद्धकालीन शिक्षा जो है इसकी विशेषता यह है कि इसमें अष्टांग मार्ग पर बात की गई है, 4 आर्य सत्य की बात की गई है एंड निर्वाण। ठीक है, ये निर्वाण क्या होता है? निर्वाण की अगर बात करें तो बौद्ध शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाते हुए समाधि लेना ही निर्वाण प्राप्त करना कहलाता था। तो ये सारी ही विशेषताएं हमारी बौद्धकालीन शिक्षा की हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, एक वेद के अध्ययन के लिए कितना समय निर्धारित था? एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष का समय निर्धारित था। क्वेश्चन नंबर 39 इज, शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? तो जो हमारी टीचर एजुकेशन होती है उसमें इंटर्नशिप जो प्रोग्राम होता है उसका उद्देश्य है प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्राध्यापकों की सहायता करना। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई? तो भारत में जो द्वैध शासन व्यवस्था है इसका प्रारंभ 1921 से माना जाता है या 1921 से हुआ। यह कथन किसका है? कथन क्या है? शैक्षिक स्तर यदि एक बार गिर जाता है तो प्रयास करने पर भी नहीं उठता है और उस पर ग्रेसम का नियम लागू हो जाता है। ये बात कहने वाले आपके महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। किस शिक्षा व्यवस्था में सिद्धरस्तु नामक पुस्तक का अध्ययन कर, ये हमने जब अभी हम आपको वन लीनियर करा रहे थे शायद पेपर सेकंड में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमने ये बात लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो सिद्धरस्तु नामक पुस्तक का अध्ययन बौद्ध काल में करना होता था। किसमें? बौद्ध काल में। क्वेश्चन नंबर 43 इज, प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद का प्रारंभ कहां से हुआ? प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद यानी कि ओरिएंटलिस्ट, तो इसको क्या कहेंगे? ओरिएंटलिस्ट ऑक्सिडेंटलिस्ट कंट्रोवर्सी बिगिन। कब से प्रारंभ हुआ ये? 1813 के आज्ञा पत्र से, जो चार्टर एक्ट हमारा 1813 था। 10 शिक्षा पदानी किस काल की शिक्षा से संबंधित है? 10 शिक्षा पदानी जो है यह आपकी बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है। अपरा विद्या किससे संबंधित थी? मैंने अभी आपको बताया अपरा विद्या की बात वैदिक काल में की गई है और यह आपकी लौकिक विधाओं के ज्ञान के लिए यानी कि समाज शिक्षा से संबंधित थी, लौकिक ज्ञान से संबंधित थी। आध्यात्मिक को हम टिक तब करते जब यहाँ ओनली परा होता तो आध्यात्मिक विकास हो जाता। अपरा का मतलब लौकिक विद्याओं के ज्ञान हेतु, समाज के ज्ञान हेतु।
भारतीय शिक्षा का आरंभ किससे माना जाता है? भारतीय शिक्षा का आरंभ आपका वेदों से माना जाता है, वेद से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 इज किस आयोग ने पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया था? कोठारी आयोग ने पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। किस आयोग ने? कोठारी आयोग ने। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। कोठारी कमीशन के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? कोठारी कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसका शीर्षक, उसका टाइटल शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति था। क्या? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 49 कहता है भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब इसको काल के हिसाब से क्रम में सीक्वेंस में लाएंगे तो सबसे पहले हमारा जो है वो धर्म आएगा, पहले नंबर पे हमारी धर्म आएगा, रिलीजन आएगा, सेकंड नंबर पे हमारा राजनीति आएगा, तीसरे नंबर पे हमारा प्रजातंत्र आएगा एंड फोर्थ वन नंबर पे हमारा आधुनिकीकरण आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो राइट हो जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध न्यूनतम शिक्षा सुविधाओं से है। किससे? मिनिमम एजुकेशन फैसिलिटीज से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन कहता है नेहरू ग्राम भारती क्या है? नेहरू ग्राम भारती जो है डिफरेंट, यह एक विश्वविद्यालय है एंड ये एक मानित विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जुलाई 1962 में की थी। ओके, है कहाँ ये? तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। ओके, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एक मानित विश्वविद्यालय है। आगे स्थापना इसकी कब हुई थी? 26 जुलाई 1962 में। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। स्टैब्लिश कहाँ है? प्रयागराज में है। आगे बात करते हैं, मैं बालक की शिक्षा का आरंभ लाभप्रद हस्तकला से करना चाहता हूं और उसे आरंभ से ही शिक्षा के योग्य बनाना चाहता हूं। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय आत्मनिर्भर हो सकता है। शर्त यह है कि इन स्कूलों के निर्माण का कार्य राज्य अपने हाथों में ले ले। ये जो स्टेटमेंट है ये आपके गांधी जी ने ये बात कही थी, महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिलान कीजिए। मिलान सूची 1 सूची 2। वुड एबर्ट समिति जो है वो कब बनी? 1937 में। वुड एबर्ट समिति रिपोर्ट 1937, सार्जेंट रिपोर्ट 1944, शेडलर आयोग आपका 1917, हंटर आयोग 1882। ठीक है, जब ये चीजें आपको याद होंगी, फिक्स होंगी, तभी आप इस क्वेश्चन को राइट कर पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो आपका सी होता है A1, B4, C3, D2। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन सी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है जन शिक्षण निलयम किससे संबंधित है? तो जो हमारा जन शिक्षण निलयम है ये रिलेट करता है अडल्ट एजुकेशन से, प्रौढ़ शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 55, शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा का निम्न में से किसी एक से संबंध नहीं है। शिक्षा के समान अवसरों का मतलब होता है कि सभी को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। किससे संबंधित नहीं है? क्या ये पब्लिक, ये आपका नवोदय विद्यालय से संबंधित नहीं है, ये आपका पब्लिक विद्यालय से संबंधित है, सरकारी स्कूल से संबंधित है और आश्रम विद्यालय से संबंधित है। किससे नहीं है? नवोदय स्कूल से रिलेट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा। इसकी बुनियादी शिक्षा की नींव किसने रखी थी? गांधी जी ने। इसको बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, वर्धा शिक्षा योजना भी कहते हैं, को इस नाम से भी जाना जाता है, गांधी जी की नई तालीम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके कई नाम हैं। ये आपकी 1937 में आई थी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे और यह आपका 14 जुलाई 1964 में आया था। याद रखिएगा, ये जो आयोग है हमारा 14 जुलाई 1964 में आया था। क्वेश्चन नंबर 58 इज 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार जनसाधारण की शिक्षा के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी? 1 लाख रुपए, 1 लाख। एडम रिपोर्ट की मुख्य, एडम की कितनी रिपोर्ट आई थी? एडम की 3 रिपोर्ट आई थी। ठीक है, एडम रिपोर्ट की मुख्य संस्तुति क्या थी? शिक्षा के आंकड़े। उन्होंने शिक्षा के आंकड़े जो है कि वो प्रस्तुत किए थे, सरकार के सामने रखे थे। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य राज्य के शिक्षा विभागों के साथ विस्तार कार्य करना है जो कि डैश सुधार के इर्द गिर्द केंद्रित है। किस सुधार के? विद्यालयी शिक्षा सुधार के इर्द गिर्द केंद्रित है। स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 61,
भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में मुख्य बाधा क्या है, मुख्य समस्या जो हमारे भारत में एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, उसमें सबसे बड़ी समस्या निर्धनता, गरीबी, सामाजिक पिछड़ापन और निरक्षरता है। ठीक है, ये सारी बाधाएं सार्वभौमिकरण में मुख्य रोल प्ले करती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा में प्रवेश से पहले कौन सा संस्कार किया जाता था? यहाँ पे आपका उपसंपदा संस्कार होता था। मदरसा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जो आपका मदरसा है, इस शब्द की उत्पत्ति आपकी दरस शब्द से हुई है। अगर आपसे पूछ ले जो दरस शब्द है यह किस भाषा का है, तो यहाँ पे जो दरस है यह आपका अरबी भाषा का है। किसका है? अरबी भाषा का। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है हमारा दरस, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। क्या होता है? भाषण देना। क्योंकि उस समय उच्च शिक्षा जो थी वो भाषण के द्वारा ही दी जाती थी। ओके, तो इसलिए उन स्थानों को जहां इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी मदरसा कहा गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा आपका वुड डिस्पैच को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 इज पब्जा संस्कार के पश्चात बालक को श्रमण कहा जाता था। क्या? बालक को श्रमण कहा जाता था। विश्व भारती की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? विश्व भारती की स्थापना का श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। विश्व भारती की स्थापना का श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज मुक्त शिक्षण संस्थान औपचारिक शिक्षा संस्थानों से भिन्न होते हैं। मुक्त शिक्षण संस्थान मुक्त शिक्षण संस्थाओं के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सीखने की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन इज साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? तो साइमन कमीशन ने हर्टाग समिति की स्थापना की थी। कौन सी? हर्टाग समिति की स्थापना की थी। भारत में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए किस वर्ष अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया गया था? 1844 में। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, भारत में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए 1844 में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया गया था। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के बीएड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें बीएड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है स्नातक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना। जो स्नातक हैं उनको प्रशिक्षण देना। भाई हम आप सभी स्नातक हैं, उसके बाद ही तो प्रशिक्षण मिल रहा है। भारत में प्राथमिक शिक्षा सर्वप्रथम किस राज्य में अनिवार्य की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक एक सारे क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर आखिर। भारत में प्राथमिक शिक्षा सर्वप्रथम बड़ौदा राज्य ने अनिवार्य की थी। किस राज्य ने? बड़ौदा राज्य ने अनिवार्य की थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन इज दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से बीएड कार्यक्रम की अवधि क्या है? बीएड कार्यक्रम आपका 2 वर्ष का है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय क्या हैं? हीनयान, महायान, ये दोनों ही बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। ऑप्शन सी और इज द राइट वन ओवर हियर। आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? आधुनिक भारतीय शिक्षा जो हमारी मॉडर्न इंडियन एजुकेशन है, इसकी आधारशिला 1813 के आज्ञा पत्र से रखी गई थी। वैदिक कालीन शिक्षा संस्थाओं के रूप थे। वैदिक कालीन जो शिक्षा संस्थाएं थी वो गुरुकुल भी थे, चरण थे, परिषद, ये सभी वैदिक कालीन शिक्षा संस्थाओं के रूप हुआ करते थे। ऑप्शन डी इज द राइट वन। भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा का काल क्या था? भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा का काल 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77 इज विद्यालय शिक्षा का डैश साधन है। जो विद्यालय है यह शिक्षा का एक औपचारिक साधन है। औपचारिक का मतलब जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, आपका सिलेबस फिक्स है, आपको कितना पढ़ना है, समय निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है, वो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें हम अपने घर, परिवार, समाज, ऑफिस हर जगह से सीखते रहते हैं। शिक्षा निम्नलिखित में से क्या नहीं है? शिक्षा जो है प्रत्यक्ष लाभ है, परोक्ष लाभ है, पूंजी निवेश नहीं है, ठीक है, मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? कब से जो है कि ये फोर्स में आया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये आपका 1 अप्रैल 2010 से पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है यह किसके विचार हैं?
विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन पद्धति से आबद्ध नहीं रह सकते हैं। समाज की बढ़ती हुई जटिलता और उसकी बदलती हुई संरचना के कारण विश्वविद्यालयों को अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। ये बात कोठारी आयोग ने कही है। किसने कही है? कोठारी कमीशन ने कही है। हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखिए, जो दूरस्थ शिक्षा होती है इसमें समय निश्चित नहीं होता है। जब चाहें तब आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू की स्थापना आपकी 1985 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83 इज तकनीकी शिक्षा पर खर्च कम करने के लिए कंपनियों के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। ऑप्शन सी, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग थ्रू कंपनीज। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 84 इज SSA। SSA का मतलब हो गया सर्व शिक्षा अभियान के तहत VEC। क्या हो गया? VEC। VEC का मतलब क्या है? VEC का मतलब होता है विलेज एजुकेशन कमेटी, ग्राम शिक्षा समिति। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर क्या है? 74%। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर आपकी 74% है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज भारतीय संदर्भ में शारदा अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय संदर्भ में जो शारदा अधिनियम है यह लड़कियों के बाल विवाह पर रोक लगाता है। ठीक है, क्या करता है? लड़कियों के बाल विवाह पर रोक लगाने का काम शारदा अधिनियम करता है। क्वेश्चन नंबर 87 शैक्षिक अवसरों की समानता किसके द्वारा संभव है? बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के पोर्टल का विस्तार करना ही शैक्षिक अवसरों की समानता है। 1948 में गठित यूजीसी जो क्या है कंस्टिट्यूटेड, क्या कहते हैं, यूजीसी के लिए किसने सुझाव प्रस्तुत किया था? तो यूजीसी का मतलब क्या होता है? यूजीसी की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। इसका सुझाव राधाकृष्णन आयोग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनका मिलान करना है। आर्य सत्य किससे मैच करेगा? आर्य सत्य यानी कि जीवन में दुख है। ठीक है, दूसरा है आपका द्वादश निदान। द्वादश निदान नाम रूप, अष्टांग मार्ग समाधि, और निर्वाण का मतलब क्या होता है? सम्यक व्यायाम। ठीक है, सॉरी, निर्वाण हमारा समाधि के साथ जाएगा, और जो अष्टांग मार्ग है ऑप्शन नंबर सी ये आपका सम्यक व्यायाम के साथ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है विश्वविद्यालय स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है? बाह्य नियंत्रण से मुक्ति। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत में अपनाई गई जो रणनीति है उसमें सार्वभौमिक नामांकन है, सार्वभौमिक प्रतिधारण भी है, स्कूली शिक्षा के लिए सार्वभौमिक प्रावधान भी किए गए हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। डाइट का अर्थ क्या है? डाइट का अर्थ होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। ऑप्शन बी इज द राइट वन। 93 नंबर क्वेश्चन इज ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए शैडलर आयोग की स्थापना कब की? 1917 में की थी। फिर अगला क्वेश्चन है जिसमें हमको मिलान करना है। दो सेक्शन है, सूची नंबर 1 सूची नंबर 2। इधर ये जो संगठन है इधर इनका कार्यकरण है कि इस संगठन का क्या काम है ये हमको बताना है। पहला पॉइंट है हमारा यूजीसी। यूजीसी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। इसका काम क्या है? उच्चतर शिक्षा के मानकों का पालन और उसका विनियमन करना। तो पहला हमारा किससे चला जाएगा? बी से मैच कर जाएगा। दूसरा है हमारा संगठन NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद कहते हैं। इसका काम क्या है? उच्चतर अध्ययन संस्थाओं को प्रत्यायन प्रदान करना। ठीक है, तीसरा है CABE। CAB का मतलब होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, हिंदी में इसको केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कहते हैं। ये हमारा मैच करता है यदि शिक्षा की नई नीति और उसके कार्यक्रम तैयार करने का काम केब करता है। NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का काम क्या होता है? शिक्षा संस्थाओं के मानकों का विनियमन करना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो राइट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के विद्यालयी शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? एनसीईआरटी संस्था। कौन सी? एनसीईआरटी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। वुड एबट समिति का कार्यक्षेत्र क्या था? वुड एबट समिति का कार्यक्षेत्र आपका सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, दोनों ही वुड एबट समिति के कार्यक्षेत्र थे। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पत्राचार शिक्षा की शुरुआत की थी? तो भारत में सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पत्राचार शिक्षा की शुरुआत, करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 98 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन कहता है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किसके लिए है? तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए है, फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। आज का 99 नंबर क्वेश्चन है और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स नहीं लिए हैं और बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आपका लास्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में मार्क्स आपके कम रह गए, तो यहाँ पे आप खींच लीजिए, ऑब्जेक्टिव पेपर है, बहुत सारा कंटेंट आपको पढ़ने को मिलेगा। ये नंबर दिया गया है, फटाफट व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वन लीनियर, प्रीवियस ईयर सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। आज का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो के एंड में लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइए क्लास कैसी रही। वैदिक कालीन परा पाठचर्या में इसका अध्ययन सम्मिलित नहीं था। किसका अध्ययन सम्मिलित नहीं था? इसमें आपका आयुर्विज्ञान का जो अध्ययन था वो शामिल नहीं था। इसके बाद हम आपको जो आपका पेपर 3 है, करिकुलम डेवलपमेंट असेसमेंट, इसका भी प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड करा देंगे। 21 का भी कराएंगे, 22 का भी कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोट्स के लिए जो नंबर दिया गया है वहां मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच।